मैं भगवान धन्वंतरी को नमन करता हूँ। आईआईएस और निर्विका ज्ञान संकुल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, हम व्यवहार में क्या देखते हैं ना, आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते समय एक ही पेशेंट होता है, यानी एक ही डिसीज के दो पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट को वो ट्रीटमेंट चलती है, दूसरे पेशेंट को वो ट्रीटमेंट नहीं चलती है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अलग है, उसके हेतु अलग है, उस हेतु के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना होता है। और हम आज देख रहे हैं कि त्वचा रोग के रुग्ण काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं, और मॉडर्न मेडिसिन से इनको कभी चाहिए उतना अच्छा रिलीफ भी नहीं मिल रहा। हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन जैसा एक ही डिसीज आज ऐसे है कि जो हमें हमारी प्रैक्टिस को एक अगले स्तर पे ले जा सकता है, यानी उसी डिसीज को चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं है। हम देखते हैं कि मॉडर्न के हिसाब से सोरियासिस का पेशेंट एक होता है, बट जब हम आयुर्वेद डायग्नोसिस करते हैं या आयुर्वेद के व्यू से सोचते हैं, तो दो डिसीज में डायग्नोसिस सोरियासिस है, बट ट्रीटमेंट अलग होती है, अलग ट्रीटमेंट से वो ठीक होता है। तो आज का यह टॉपिक हमारे सामने लेके आने वाले हैं वैद्य पल्लवी त्यागी मैडम। लास्ट 4 साल से वो निर्विकार आयुर्वेद में डर्मेट की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मैडम आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। सर, हाँ आज का मैडम। जो हमारा हाँ, ओके सर, स्टार्ट करती हूँ मैं लेक्चर। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम धन्वंतरी जी को नमन करते हैं। शाकान सभी गुरुवर्यों को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक ट्रीटमेंट एक पेशेंट पे, बट वही ट्रीटमेंट अगर दूसरे पेशेंट पे देते हैं तो वो सक्सेस क्यों नहीं होती या उसके रिजल्ट उतने क्यों नहीं आते। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो हम देखेंगे, या उसके पीछे का थिंकिंग क्या हो सकता है वो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे। सो अभी सभी का क्वेश्चन होता है, एक डिसीज बट उस डिसीज के बहुत सारे पेशेंट्स, डिसीज सेम है बट पेशेंट डिफरेंट है। बहुत सारे पेशेंट में एक ही डिसीज हुआ है। जब हम मॉडर्न के थ्रू देखते हैं तो एक डिसीज उसका ये ट्रीटमेंट, बट जब आयुर्वेद के थ्रू देखा जाता है उसको, तब हर एक पेशेंट को स्टडी किया जाता है।
वो पेशेंट में कौन से दोष बड़े हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी संप्राप्ति क्या है, उसके हेतु क्या है, किस वजह से होगा। एक डिसीज हर एक पेशेंट में अलग ढंग से हो सकता है, कॉजेस अलग हो सकते हैं वो डिसीज होने के लिए। सो क्या मेडिसिन एक सभी को चलेगी क्या? डिसीज एक है बट पेशेंट अलग है, पेशेंट की प्रकृति अलग है, वो एनवायरमेंट अलग है जहां पर वो डिसीज हुआ है, वो संप्राप्ति अलग है, यानी कि वहां पे मेडिसिन भी अलग होगी। आप ट्रीटमेंट दे रहे हो यानी कि डिसीज को ट्रीट कर रहे हो, बट डिसीज को ट्रीट करने से पहले आपको उस रोगी को यानी कि उस पेशेंट को समझना जरूरी है। उसकी प्रकृति क्या है, उसमें विकृति किसकी हुई है, उसमें से डोमिनेटिंग कौन सा दोष है, स्रोतस कौन सा हैम्पर हुआ है, क्षय हुआ है या अवरोध हुआ है, आम एक्सेस हुआ है, उसमें भी माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, किसमें शोधन देना है, कहाँ पे शमन करना है, ये हमें वहां पर पता करना है या वहां पे वो चीज समझनी चाहिए। ना कि ये डिसीज आया और ये ट्रीटमेंट सभी को अप्लाई हो गया, क्योंकि हर एक पेशेंट की प्रकृति अलग होती है, हर एक पेशेंट का पिंड जो है वो अलग होता है। सो हर एक पेशेंट की जो मेडिसिन है वो भी डिसीज सेम होने के बावजूद अलग होती है। सो पहला कंसेप्ट है प्रकृति। तो सभी को पता है प्रकृति यानी कि क्या, जो जन्म से ही एक हमारा जो डोमिनेटिंग दोष है उसके अकॉर्डिंग्स जो है हमारी प्रकृति डिसाइड की जाती है। किसी की वात प्रकृति की होती है, किसी की पित्त होती है, किसी की कफ होती है, किसी की कंबाइंड होती है द्वंद्वज, त्रिदोषज। सो ऐसे इसमें प्रकृति डिवाइड की जाती है और ये प्रकृति पूरे लाइफ टाइम तक एज इट इज होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसमें चेंज होना यानी कि क्या, विकृति की उत्पत्ति होना, वहां पे विकृति आने लगती है, यानी कि वहां पे कुछ तो हैम्पर्ड हुआ है, वो ही हमें देखना होता है, क्योंकि उसी के वजह से ही एक डिसीज वहां पे जो है डेवलप होता है। सो वात प्रकृति, अभी सभी को पता है कि वो कैसा होता है, तो चंचल होता है, चलो होता है, यानी कि उसका काम करने का तरीका कैसा होगा कि फास्ट होगा। अभी आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, राइट, ड्रग दिया है वहां पर, वात प्रकृति है। सो वहां पे उस ड्रग को रिस्पॉन्स कैसे करेगा, तो क्विक रिस्पॉन्स करेगा, बट रिलैप्स होने के चांसेस भी क्विक होंगे वहां पर। सो उसके लिए वहां पे क्या थेरेपी यूज की जाती है, तो सौम्य उष्ण, ऑयलीनेस, उष्ण चिकित्सा वहां पे यूज की जाती है वो वात प्रकृति के इंसान में। पित्त प्रकृति, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, यानी कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, तो अच्छा होगा, वो उस ड्रग को रिस्पॉन्स जो है अच्छा देगा। अभी पित्त प्रकृति सबको पता है कैसा होता है, तो इट्स उष्ण तीक्ष्ण, यानी कि उसके अपोजिट गुण वाला जो है वहां पे हमें ड्रग यूज करना है। तो वो ड्रग कैसा होगा, तो उसके अपोजिट यानी कि शीत, यानी कि पित्त को शांत करने वाला, तिक्त रसात्मक, कषाय रसात्मक, मधुर रसात्मक शीत द्रव्य यहाँ पे यूज किए जाते हैं। सेम कफ प्रकृति वाला इंसान कैसे होता है, तो एकदम स्थिर होता है, स्टेबल होता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है रिस्पॉन्स करने के लिए। सो वहां पे ड्रग कैसा होना चाहिए, तो वहां पे ड्रग तीक्ष्ण चाहिए, क्योंकि कफ प्रकृति है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है स्टेबल है, स्लो है, रिस्पॉन्स स्लो है, बट हमारी मेडिसिन कैसी होनी चाहिए, उसका जो काम है वो तीक्ष्ण होना चाहिए। सो ड्राई, कफ को अपोजिट करने वाला, क्योंकि कफ का गुण क्या होता है, स्निग्ध, अगर एक्सेस हो जाता है तो उसको कम करने के लिए ड्राई। देन वहां पर
पंजेंट जो रसात्मक होता है वो वहां पे यूज किया जाता है। स्टिम्युलेटिंग, क्योंकि कैसा है वो स्थिरत्व है। स्थिरत्व यानी कि वहां पे क्या चाहिए, तो वाइब्रेशंस जैसे हमें वहां पे थेरेपीज यूज करनी है जो वहां पे एक्टिव करे या एक्टिवेशन को जो है वहां पर एक्सेस करे या उसको बढ़ाए, उसको हेल्प करे। अभी जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो वहां पे दशविध परीक्षा की जाती है पेशेंट की। सो पेशेंट की प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, वो देखा जाता है। यानी कि जो उसकी एक खुद की एक बॉडी स्ट्रक्चर है, उससे उसका प्रकृति डिसाइड होता है। और जो वो आपके पास कंप्लेंट लेकर आए वहां पे डिसाइड होता है कि इसकी विकृति कौन सी हुई है। क्योंकि ट्रीट करते वक्त दोनों को आपको बैलेंस करना है। भले ही वो वात प्रकृति का है, बट वहां पर अगर उसका पित्त दूषित हुआ है तो ट्रीटमेंट देते वक्त वात और पित्त दोनों को आपको कंबाइन करके चलना है। वहां पे हम अगर विकृत सिर्फ पित्त हुआ है, सिर्फ पित्त को हम दे रहे शीतवीर्य औषध, नहीं चलेगा उतना लेवल पे। क्योंकि पित्त अगर शीतवीर्य से कम होता है बट उसकी प्रकृति वात है तो वो उसको बढ़ा सकता है। सो आपका ड्रग फॉर्मुलेशन कैसा होना चाहिए, तो ऐसे ड्रग्स होने चाहिए जो पित्त को भी शमन करे एंड वात को भी बैलेंस करे। सार संवहन यानी कि उसके टिश्यू की क्वालिटी उतनी अच्छी होनी चाहिए। जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है उतना जो नरिशमेंट है टिश्यूज को उतने अच्छे से मिलता है एंड उतने अच्छे से उसकी जो है बॉडी बनती है। अगर इसी में ही डिस्टरबेंस आ गया, यानी कि इसमें ही विकार उत्पन्न हो गया, विकृति आ गई, तो सार यानी कि क्या, नरिशमेंट पार्ट। नरिशमेंट पार्ट आगे जाएगा क्या बॉडी में, बॉडी टिश्यूज को मिलेगा क्या नरिशमेंट, तो वहां पे वो नहीं मिलता है। और जब नरिशमेंट नहीं मिलता है, रस भी वीक हो गया, रक्त भी वीक हो गया, मांस भी वीक हो गया, मेद भी वीक हो गया एंड फाइनली शुक्र धातु भी वीक हो गया। जब ये सभी धातु वीक हो जाएंगे तो लास्ट में जो ओज होता है, जो इम्यूनिटी होती है हमारी, वो भी वीक हो जाती है एंड वहां पे जो है हमारी स्किन की इम्यूनिटी हैम्पर होती है। स्किन की इम्यूनिटी हैम्पर होना यानी कि क्या, फिर वहां पे ऑटो इम्यून के जो डिसीजेस है वो वहां पे डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि उनको वो एनवायरमेंट मिल चुका है। वो वहां पे अभी इजीली बढ़ सकते हैं, उन्होंने अपनी जगह बना ली है, उनको सिर्फ ग्रो करना है। तो वो वहां पे ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्किन जो है उसको फाइट बैक नहीं कर पाती, क्योंकि उसका इम्यूनिटी कम हो चुका होता है। इसलिए ट्रीटमेंट करते वक्त सप्त धातु एंड अग्नि फोकस करना बहुत जरूरी होता है। सत्व यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ। अगर उस जो है पेशेंट है या कोई इंसान है, अगर उसका मेंटल स्टेट जो है वो स्ट्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी है उसको, एंगर इशू है उसको, सो वो हैम्पर करेगा उसके गट को। राइट, अगर गट को प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं होता है कि गैस्ट्रिक जूस अभी सिक्रीट करो, खाना आ गया है, अगर वो नहीं कर रहा है सिक्रीट, यानी कि क्या, वो खाना तो आ गया है बट वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जूस का सिक्रीशन नहीं हुआ है, सिग्नलिंग ही नहीं मिला है वहां पर। अग्निमांद्य, वो वैसे ही पड़ा रहेगा स्टमक में एंड वो आम के स्वरूप जो है सभी धातुओं में ट्रेवल करेगा, क्योंकि आहार रस क्या बना है, तो आम युक्त आहार रस बना है। आहार रस में क्या आ चुका है, आमता आ चुकी है, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। एंड वो आमता कहाँ तक जाती है, तो रस से लेके, रक्त से लेके, मांस से लेके शुक्र तक, एंड वहां पे वो हैम्पर करता है इम्यूनिटी को। इसलिए मेंटल स्ट्रेस को भी फोकस करना बहुत ज्यादा वहां पर जरूरी है। देन एज, एज भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि छोटे बच्चे जब आते हैं तो वहां पे कृमि कृमि का विचार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है वो कृमि उसमें जल्दी होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे कृमि घ्न चिकित्सा बहुत अच्छे से काम करती है। सेम एक एडल्ट है, युवान है, तो वहां पे जो है पिंपल्स देखने को मिलते हैं, उनकी जो है वो प्राकृत है, वो प्राकृत अवस्था होती है पित्त की। बट अगर उसको उसके फैक्टर्स जैसे कि लाइफस्टाइल है, उसमें उसका आहार है, उसका विहार है, उसके वजह से जो पित्त था उसके बॉडी में नॉर्मल स्टेट में वो उसके लेवल से बढ़ जाता है, एक्सेस लेवल हो जाता है।
और जब कोई लेवल एक्सेस हो जाती है तो वो क्या करती है, तो वो हमारे बॉडी को हैम्पर करने लगती है। जैसे शुगर की लेवल अगर एक्सेस हो गई, तो उसका जो है हैम्पर हमें देखने को मिलता है। सेम वैसे ही जब पित्त का लेवल एक नॉर्मली उस अवस्था में होता है बॉडी में, उसमें अगर हमने पथ्य अपथ्य फॉलो नहीं किया एंड हम लोग कंटिन्यू जो है अपथ्य फॉलो करते रहे वहां पर, तो वो पित्त का जो लेवल है वो एक्सेस होने लगता है। एंड वो एक्सेस होने लगता है तो वो हीट को, वो उष्ण तीक्ष्ण गुण को कहीं से तो बाहर निकलना होता है। वह रक्त में ट्रैवल करता है, क्योंकि पित्त और रक्त का जो है संबंध होता है। जितना जल्दी पित्त बढ़ता है, तुरंत उसके साथ डायरेक्टली रक्त भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले रस बढ़ेगा फिर रक्त दूषित होगा, नहीं, पित्त दूषित होता है तुरंत उसके साथ रक्त भी दूषित हो जाता है। एंड वो फिर हैम्पर करता है मांस धातु को, यानी कि त्वक। त्वक किसका उपधातु है, तो मांस धातु का, तो इसलिए वहां पे हमें स्किन के डिसीजेस देखने को मिलते हैं। जब तक वो रक्त एंड रस में होता है कॉजेटिव फैक्टर, तब तक नहीं देखने को मिलता है। जब वो मांस धातु को हैम्पर करता है तब हमें वहां पर वो देखने को मिलता है। सो डिफरेंट एज होता है और डिफरेंट एज में आपको वहां पर वो चीज कंसिडर करनी पड़ती है। तो पित्त एडल्टहुड है, यानी कि यहाँ पे आपको पित्त शामक, अग्नि शामक जो चिकित्सा होती है ना, या तीक्ष्ण अग्नि अगर हुई है तो उसको बैलेंस करने का काम वहां पे करना है। अग्नि मांद्य अगर हुई है तो उसको बैलेंस करने का काम वहां पे करना है। वात, अभी जो ओल्ड एज होता है वो वात डोमिनेटिंग होता है, यानी कि नॉर्मली उस अवस्था में वात बढ़ेगा, तो यस बढ़ेगा। बट अगर वहां पे वो कंटिन्यू अभ्यंग नहीं कर रहा है, मसाज नहीं कर रहा है, कर्ण पूरण नहीं है, नस्य नहीं है, ऑयलिंग ही नहीं है उसको, बट एग्जर्शन कंटिन्यू चालू है, चिंतन उसका कंटिन्यू चालू है, यानी कि वात बढ़ा है, बट उसको पॉजिटिव फैक्टर्स भी जो है वात बढ़ाने वाले ही है। सो वहां पे कैसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं, सो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन के जो कंडीशंस होते हैं वो वहां पे देखने को मिलते हैं। ब्लैक डिस्कलरेशन आना, हाइपर पिगमेंटेशन का होना, वहां पर वो जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विकृति, यानी कि वो स्टेट जो हमें बताती है कि कौन सा दोष दूषित हुआ है एंड कैसे दूषित हुआ है। सब हमारे तीन दोष है, वात पित्त एंड कफ। सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। अगर वात इम्बैलेंस होता है तो उसकी खुद की एक क्वालिटी होती है, पित्त अगर इम्बैलेंस होता है तो उसकी अलग क्वालिटी होती है, और कफ जब इम्बैलेंस होता है तो उसकी अलग क्वालिटी होती है। उसमें भी अलग अलग होता है। वात अगर बढ़ गया तो अलग सिम्टम, और वात अगर कम हो गया तो अलग सिम्टम। और वात और कफ हमेशा अपोजिट चलते हैं। अगर वात बढ़ता है तो कफ कम हो जाता है, कफ बढ़ता है तो वात कम हो जाता है, अपोजिट चलते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट जब पार्ट हम प्ले करते हैं, जब हम ट्रीट करते हैं, तो तीनों दोषों को बैलेंस करके हमेशा वहां पे मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि ये तीनों दोषों के वजह से ही बॉडी जो है अपना फंक्शन प्रॉपर कर रही है। मूवमेंट का काम वात की वजह से हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का काम पित्त की वजह से हो रहा है, न्यूट्रिशन का काम कफ की वजह से हो रहा है। ये तीनों हैम्पर जब होते हैं तभी एक डिसीज हो जाता है। फिर चाहे वो स्किन का डिसीज हो, फिर चाहे वो हेयर का डिसीज हो। ड्राइनेस हो रहा है, एक्सेसिव ड्राइनेस, राइट, पेन बढ़ रहा है वहां पर। एक्सेसिव ड्राइनेस यानी कि किसका है, रुक्ष गुण वात का होता है, एक्सेस वात का बढ़ना। बट सिर्फ वात के बढ़ने से नहीं होता है, उसके साथ पित्त का अगर उष्ण गुण मिल गया, तीक्ष्ण गुण मिल गया, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस वहां पे देखने को मिलता है। फिर वहां पे डिसाइड करना है कि अभी ट्रीटमेंट किसको दे, पित्त को दे या वात को दे। सो डोमिनेटिंग सिम्टम कौन सा पेशेंट बोल रहा है, एसिडिटी होती है क्या ज्यादा, फोकस क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू कौन सा सिम्टम बोल रहा है, उसको फोकस करके फिर पहले वो दोष को करना है एंड सेकेंड ट्रीटमेंट वात के लिए रखनी है। फीवरिश जैसा फील होता है, फीवरिश होता है हमेशा उसको, कि मेरे को फीवर लगता है दिन भर, ऐसे गर्म लगता है, एसिडिटी होती रहती है, यानी कि इसका पित्त बड़ा है, ड्राइनेस है, बट पित्त उष्ण तीक्ष्ण गुण एंड वात के रुक्ष गुण से। तो यहाँ पे पहला उसने फोकस क्या किया है, तो हाइपर एसिडिटी फीवरिश, यानी कि उसके पित्त को पहले कम करना है।
सो मेडिसिन ऐसी चाहिए जो पित्त पे भी काम करे एंड वात पे भी काम करे, जैसे कि शतावरी है, यष्टि है, या फिर घृत फॉर्म में है। घृत फॉर्म क्या करेगा, तो स्नेह भी देगा, यानी कि थोड़ा वात को भी कम करेगा एंड पित्त पे भी कम करेगा। सो ऐसे ट्रीटमेंट जो दोनों को बैलेंस करे, क्योंकि हम जब तीनों को बैलेंस करके चलेंगे तो ही हमारे ट्रीटमेंट जो है सक्सेस होगा। अगर हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करें कि नहीं इसकी सिर्फ हाइपर एसिडिटी है, उसी को फोकस किया है, बात के अगर वो पेशेंट एक्सर्शन ज्यादा कर रहा है, अगर उसको मेंटल प्रेशर है कुछ, तो उसकी वजह से वात वहां पे बढ़ने वाला है। वहां पे नस्य काम करेगा, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस पे भी काम करेगा, स्नेह भी देगा, वात को भी कम करेगा, और इंटरनल मेडिसिन पित्त पे जाएंगे, यानी कि परिपाठ आदि काढ़ा, वो पित्त को कम करेगा। सो ट्रीटमेंट देते टाइम हमेशा तीनों दोषों को फोकस करना है, और उसमें से भी पेशेंट कौन सा डोमिनेटिंग सिम्टम आपको बता रहा है वो वहां पे जो है फोकस करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक दोष के लिए फॉर्मूला देना है या टैबलेट्स देने हैं, आप फॉर्म चेंज कर सकते हो वहां पे। कोई एक लिक्विड में दे दो, एक टैबलेट फॉर्म में दे दो, पित्त को फोकस करना है तो हम लिक्विड फॉर्म में देंगे, वात को फोकस करना है तो हम पाउडर फॉर्म में देंगे या घृत फॉर्म में देंगे, कफ को फोकस करना है वहां पे भी आप टैबलेट या चूर्ण फॉर्म यूज कर सकते हो। तो फॉर्म चेंज कर दो वहां पर, ताकि पेशेंट को ऐसे ना लगे कि वो मल्टी मेडिसिन ले रहा है, कम मेडिसिन में बट तीनों को बैलेंस करके वहां पे लाना है। देन अग्नि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एनी काइंड ऑफ डिसीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किन या हेयर डिसऑर्डर, कोई भी डिसीज अगर आपके पास आता है पेशेंट लेके, तो वहां पर उसकी अग्नि बहुत ज्यादा मायने करती है कि उसकी अग्नि कैसी है। अग्नि अगर तीक्ष्ण होती है तो फिर से उसका प्रोटोकॉल बढ़ जाता, अलग हो जाता है, तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रग्स वहां पे चूज करने पड़ते हैं। अभी सभी को पता है कि अग्नि के कितने टाइप्स होते हैं, सो 13 टाइप्स होते हैं। जठर अग्नि जो सबसे बड़ा मेन अग्नि होता है, जहां से हमें सार भाग मिलता है, राइट। सार भाग के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे स्ट्रांग, तो जठर अग्नि स्ट्रांग चाहिए। वो जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना हमारा जो है सार भाग अच्छा बनेगा। एंड जब सार भाग यानी कि नरिशमेंट पार्ट, न्यूट्रिशनल पार्ट जब अच्छा बनता है, तो उसका अंश अंश जो होता है ना, वो सभी धातुओं में ट्रांसफर होते जाता है। सो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र एंड ओज, यानी कि इम्यूनिटी अगर आपको अच्छी करनी है तो आपको सबसे बड़ी अग्नि जो है जठर अग्नि, उसको फोकस करना है। देन आता है धातु अग्नि। जठर अग्नि आपने अच्छी कर दी, अभी वो आहार रस है जो सार भाग है, वो स्टमक से ट्रैवल कर रहा है रस धातु में, राइट। वो रस की तरफ आ गया। अभी रस वह स्रोतस जो है, वो चैनल जो है अगर ब्लॉक होगा तो वो आगे कैसे जाएगा, वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि वहां पे धातु अग्नि कैसी है, अगर वहां पे अवरोध है तो वो शोधन वहां पे दिया जाता है, या धातु पाचक जो टैबलेट्स है वो वहां पे यूज किए जाते हैं, ताकि वो अग्नि को बैलेंस कर सके। और जब धातु की अग्नि बैलेंस होती है, तब उस नरिशमेंट पार्ट या वो सार भाग को वो प्रॉपरली डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से एक पार्ट जो है मल स्वरूप यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट के स्वरूप बाहर निकल जाता है, और एक नरिशमेंट पार्ट रक्त धातु पे जाता है। सो धातु अग्नि भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है भूत अग्नि, यानी कि पंच महाभूत को फोकस करने के लिए। जैसे पृथ्वी महाभूत है यानी कि हेवी है, हेवी को अगर डाइजेस्ट करना है तो वो अग्नि उतनी अच्छी चाहिए। कोई भी डिसीज बिना अग्नि के डिस्टरबेंस के नहीं होता है। देन अग्नि के भी टाइप्स है। सम अग्नि, यानी कि वो प्रॉपर बैलेंस कर रहा है, डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, इम्यूनिटी अच्छी है, यानी कि वो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, वो एकदम हेल्दी है। विषम अग्नि, यानी कि वात डोमिनेंट, विषम है, इरेग्युलर है वो,
कभी ज्यादा कभी कम। जैसे पेशेंट बोलता है हाँ भूख लगती है, तो कैसी लगती है? कभी अच्छी लगती है, कभी अच्छी नहीं लगती। कभी कभी जब ये आता है यानी कि क्या है, तो यहाँ पे वात है। विषम इरेग्युलर जहां पर होता है वहां पर वात का संबंध आ जाता है। हाइपर होना, वहां पर क्या होता है, तो तीक्ष्ण अग्नि यानी कि पित्त का रोल आता है वहां पर। मंद अग्नि, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है एकदम, 6 घंटे के बाद खा सकते हैं आराम से, 8 घंटे के बाद भी खा सकते हैं। शाम को एकदम भूख लगती है, मंद अग्नि। तो यहाँ पे अगर अग्नि होता है तो अग्नि को फोकस करके ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। विषम अग्नि है, विषम अग्नि बेसिकली जो होती है वहां पर मेंटल स्ट्रेस जो है देखा जाता है। सो नस्य, देन घृतपान यानी कि डेली मॉर्निंग, घृतपान में स्नेहपान, एक स्मॉल अमाउंट में, एक छोटे अमाउंट में हम डेली वहां पे स्नेहपान करने बोलते हैं पेशेंट को। 10 ml सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ स्नेह करेगा। इंटरनल लाइनिंग जो है उसको वो अच्छे से करेगा, इरेग्युलर जो है उसको रेगुलर करेगा, राइट। नाभि पूरन, नाभि पूरन यहाँ पे अच्छा काम करेगा। अभी नाभि पूरन में भी आप डिफाइन कर सकते हो, आप घृत का नाभि पूरन कर सकते हो। अगर आपका फोकस कॉम्प्लेक्शन है, कलर इंप्रूव करना है, कलर इन द सेंस आपको उसको ग्लो लाना है, आप किसी का कलर चेंज नहीं कर सकते, ग्लो लाना है वहां पर, ड्राइनेस है उसको कम करना है, तो वहां पे आप घृत फॉर्म दे सकते हो। अनुलोमन फॉर्म में आप एरंड ऑयल वहां पे नाभि पूरन के लिए दे सकते हो, क्योंकि वो वात का स्थान है इसलिए। तीक्ष्ण अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि अगर है तो वो अग्नि को कम करना पड़ेगा। तो कामदूदा है, मौक्तिक युक्त कामदूदा है, वहां पे ऐसे ड्रग्स जो है काम आते हैं। अगर वो सार्वदेहिक हो गया, फीवरिश, मतलब कि सार्वदेहिक है यानी कि पूरे बॉडी पे काम करना है, सो वहां पे पूरे बॉडी पे क्या काम करेगा, तो परिपाठादि काढ़ा, वो पूरे बॉडी का जो पित्त है, उष्ण तीक्ष्ण है, उसको कम करेगा। मंद अग्नि है यानी कि अग्नि ही उसका अच्छा नहीं, यानी कि हमें अभी अग्नि को बढ़ाना है, राइट। सो अग्नि को अगर बढ़ाना है तो आम पाचक वटी, अगर माइल्ड इसमें है तो मॉडरेट में अग्नि तुंडी वटी यूज कर सकते हैं। देन अब वहां पे लवन भास्कर का जो लवन भास्कर चूर्ण वहां पे यूज कर सकते हैं। ये टैबलेट जो मंद अग्नि में जब हम ट्रीट करते हैं तब वहां पर हम बिफोर ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि अग्नि मंद हो चुकी है ना। जब मंद अग्नि को हम ट्रीट करेंगे तब जब पेशेंट डाइट लेगा तो ही उसको वो डाइजेस्ट कर पाएगा। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट का या मेडिसिन देने का टाइम क्या हुआ, तो बिफोर फूड, मंद अग्नि है, अग्नि अच्छा हो जाएगा तो जो भी खाना आएगा उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, राइट। अभी खाना डाइजेस्ट हो गया, उसको नरिशमेंट यानी कि वो अच्छे से डाइजेशन हो जाए उसका, और वो पूरे बॉडी में सर्क्यूलेट हो जाए। वो सर्क्यूलेशन कब होता है पूरे बॉडी में आहार रस का, तो खाना खाने के बाद होता है। तो जब हमें पूरे बॉडी में किसी चीज को सर्क्यूलेट कराना होता है तब वहां पे हम मेडिसिन आफ्टर फूड देते हैं। 7 धातु अग्नि होती है, हर एक धातु की अपनी एक अग्नि होती है, ताकि वो उसके पास जो भी नरिशमेंट पार्ट आया है या सार भाग आया है वो उस पे काम कर सके और उसको नेक्स्ट धातु को जो है अच्छे से पहुंचा सके। इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर रस से सीधा क्या होता है, तो मेद धातु बढ़ गया, रक्त मांस नहीं हुआ, डायरेक्टली अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है आहार रस का, रस धातु अग्नि का काम अच्छे से नहीं होने की वजह से या जाठर अग्नि का काम अच्छे से नहीं होने की वजह से वो सीधा फैट में चला जाता है, यानी कि ओबेसिटी में चला जाता है। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली ओबेसिटी को ट्रीट नहीं करोगे, उसका कॉज क्या है, तो जठर अग्नि एंड धातु अग्नि, यानी कि धातु पाचक टैबलेट एंड अग्नि पे काम करने वाले मेडिसिन। तो ये दो मेडिसिन से आपको काम करना है ताकि उसका जो फैट है उस पे हम काम कर सके। देन सबसे बड़ा रूट है ट्रीटमेंट।
अगर आम को ट्रीट नहीं किया तो वहां पे रिकरेंस रेट आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली आम क्या होता है? सो टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स, सभी ने सुना होगा कि स्किन डिसीज होता है तो फ्री रेडिकल्स के वजह से होता है, हेयर डिसीज होता है तो फ्री रेडिकल्स के वजह से होता है। फ्री रेडिकल्स यानी कि क्या? ऐसा टॉक्सिक पार्ट या ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बॉडी के बाहर जाना चाहिए था बट वो बाहर नहीं गया, एंड वो बॉडी में सर्क्यूलेट करता रहा, राइट? ऐसा वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो बॉडी में सर्क्यूलेट होता रहा, उसको बाहर जाना था, उसका अनुलोमन नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम किधर आता है? तो अनुलोमन में प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट किसकी दी जाती है फिर? तो अनुलोमन ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर वो बाहर निकल गया, आम टॉक्सिक या फ्री रेडिकल्स बॉडी के बाहर निकल गए, यानी कि डिसीज पार्ट जो है या कॉजेटिव फैक्टर जो है जिसकी वजह से डिसीज हो रहा है, वो बाहर निकल गया। अगर बॉडी में फ्री रेडिकल सर्कुलेट ही नहीं होंगे तो वहां पे डिसीज ही नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर ही नहीं है जो डिसीज को क्रिएट कर सके। अभी आम के गुण अभी सबको पता है, सबने देखा है, तो कैसा होता है? तो पिच्छिल, स्टिकी, यानी कि चैनल्स को ब्लॉक करने वाला उसके पास गुण होता है कि वो चैनल्स में जाके रुक सकता है। वो माइन्यूट चैनल में भी रुक सकता है, वो बिगर चैनल्स में भी जाके रुक सकता है, यानी कि इंटेस्टाइन को भी, स्रोतस को भी, वो दोनों को हैम्पर कर सकता है। गुरु होता है, हेवी होता है, यानी कि क्या करता है? तो टिश्यू पे बर्डन क्रिएट करता है। अभी आम अगर है वहां पे सिचुएट हो गया तो उसको, अगर वहां पे रहना है तो उसको कुछ तो न्यूट्रिशन पार्ट मिलता रहता है एंड वो बढ़ते रहता है, राइट? उसका साइज बढ़ते रहता है एंड बर्डन क्रिएट करता है वो उस टिश्यू पे, क्योंकि उसका जो भी पार्ट है न्यूट्रिशन का वो यूज कर लेता है। फाउल स्मेल आता है एक्सेस लेवल पे। जब आम एक्सेस लेवल पे या सीवियर कंडीशन पे पहुंच जाता है, यानी कि बकेट एकदम फुल होके ओवरलोड होके बाहर फ्लो हो गए, यानी कि अभी ऊजिंग जैसा कंडीशन। अविलत्वम, टर्बिड, यानी कि उसकी जो क्लैरिटी है वो कैसे? थोड़ा सा टर्बिड है। इसके गुण ऐसे हैं कि ये इजीली किसी भी स्रोतस को, किसी भी चैनल को ब्लॉक कर सकता है आराम से। एंड जहां पे अगर ब्लॉकेज हो गया तो क्या होगा? तो वो जो भी फ्लोइंग पार्टिकल्स है, फ्लोइंग न्यूट्रिशन है, फ्लोइंग नरिशमेंट पार्ट है या सार भाग है, वो आगे की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, राइट? या थोड़े से प्रमाण में जाएगा वो आगे, यानी कि नरिशमेंट कितना हो गया? तो 100% से उसको मिला 60%। नेक्स्ट धातु में पहुंचेगा तो मिलेगा 40%, यानी कि शुक्र धातु तक तो उसे कुछ मिला ही नहीं, अस्थि धातु को उसको कुछ मिला ही नहीं, यानी कि केश वहां पे हैम्पर हो जाते हैं फिर। एंड हेयर फॉल या हेयर डिसऑर्डर्स जो है वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। अभी इसमें भी दो कंडीशन होते हैं, तो साम एंड निराम। स आम, यानी कि आम के साथ। तो आम के साथ कौन होता है? तो अभी दोष, राइट? आम आम अगर फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, दोष ऑलरेडी बढ़े हुए थे, अब ये दोनों साथ में मिल गए, यानी कि इनका टीम हो गया, यानी कि स आम क्या काम करेंगे? तो स्रोतस का अवरोध करेंगे, वहां पे हैवीनेस होने लगेगा, यानी कि पेशेंट को क्या कंप्लेंट मिलेगा? तो आलस आता है, पेशेंट को क्या लगता है? लेजीनेस लगता है, उसको आलसी हो जाता है, इनडाइजेशन क्रिएट होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि क्या है? जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है, वो चैनल में ही उधर ही रुक जाता है। सो वो अनुलोमन हुआ ही नहीं उसका वहां पर। सो यहाँ पे आम पाचन, सो अविपत्तिकर जैसा टैबलेट है वो क्या करेगा? तो पित्त को, जो उष्ण तीक्ष्ण गुण है माइल्ड लेवल पे, उसको कम कर देगा एंड अनुलोमन कर देगा।
बट माइल्ड अवस्था में वहां पे वो काम करेगा। साम अवस्था में कभी भी पंचकर्मा नहीं देना है, इसलिए पहले रुक्षन पाचन किया जाता है पंचकर्मा से पहले, एंड देन पंचकर्मा दिया जाता है। जब पेशेंट निराम, यानी कि दोष और आम का टीम जो था वो हमने तोड़ दिया, आम को बाहर निकाल दिया, चैनल्स क्लियर हो गए, यानी कि अभी हम जो भी ट्रीटमेंट देंगे, जो भी मेडिसिन देंगे, वो अपना काम एकदम अच्छे से करेगा, क्योंकि कहीं पे भी अवरोध नहीं है। जो भी हमारे रास्ते हैं वो एकदम क्लियर हो चुके हैं, तो उनके डेस्टिनी तक वो आराम से पहुंचेगी वो टैबलेट। सो यहाँ पे दोष शमन एंड शोधन चिकित्सा वहां पे अच्छे से काम करेगी। एक्सक्यूज मी, साम जहाँ है वहां कफ का अनुबंध तो मानेंगे ही ना? मैम लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे। ये एक चीज बीच में ऐसे समझ नहीं आ रही थी। चलेगा, हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। हम्म। ओके। सो आम जो होता है वो सभी डिसीजेस के लिए होता है, अभी वो सभी दोषों के साथ कंबाइन करता है अलग अलग कंडीशन से, राइट। आम एंड वात, यानी कि क्या हो गया, तो आम एंड वात वाला कंडीशंस, यानी कि वहां पे जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। सोरेटिक अर्थराइटिस जैसे कंडीशंस आम अवस्था है, एंड जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर, या एक ऐसा पैच जहां पर पेन हो रहा है। सो आम अवस्था ऊजिंग है एंड पेन है, वैसा कंडीशन। आम एंड पित्त इंफ्लेमेटरी कंडीशन है वहां पर, इरप्शन है वहां पर, पस कंडीशन है वहां पर। आम एंड कफ, यानी कि क्या करेगा, तो दोनों एकदम सिमिलर लेवल के होते हैं, आम और कफ दोनों। दूषित कफ और आम दोनों का अगर दूषित हो जाता है तो लेवल एकदम एक्सेस हो जाता है, क्योंकि दोनों के गुण ही वैसे ही है। सो वहां पे जो भी ब्लॉकेज होता है, जो भी कंजेशन होता है, वो एक्सेस लेवल पे होता है, यानी कि क्लेद अवस्था ज्यादा होती है, कृमि होने की वहां पे कंडीशन ज्यादा हो जाती है, ऊजिंग ज्यादा होने की कंडीशन होती है, या इचिंग होने की कंडीशंस वहां पर ज्यादा होती है। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो रोल होता है तो ओज का, जो हमारे स्किन इम्यूनिटी को जो है हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए, या उसको स्किन को हील होने के लिए प्रॉपरली। अगर स्किन पे एक पैच आता है, या कोई भी स्मॉल ऐसे रिंग लाइक या फंगल इन्फेक्शन होता है माइल्ड कंडीशन में, तो उसको हील होने पे वो प्रॉपरली हील हो जाए, यानी कि उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग चाहिए उसको हील करने के लिए, राइट। सो जहां पे इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी कि ओज कम हो गया, एंड वो हैम्पर करता है फिर उस डिसीज को, एंड वो डिसीज जो है बढ़ते जाता है, या हील होते टाइम वहां पे एक पैच क्रिएट हो जाता है वहां पर, या थिक लेयर क्रिएट हो जाती है, या ब्लैक डिस्कलरेशन वहां पे हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, जब आप ट्रीटमेंट देते हो, आपने रुक्षन पाचन किया, शोधन या शमन कर दिया, पेशेंट ट्रीट हो गया, सिम्टम्स कम हो गए, तो वहां पे रसायन ट्रीटमेंट जो है दी जाती है। अभी रसायन ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट वे से दी जाती है, कि आप लाइफस्टाइल में उसके चेंजेस करो, प्राणायाम ऐड करो, क्योंकि स्ट्रेस जो है आजकल का सबसे बड़ा मेन कॉज है, वहां पे वो बहुत जरूरी है। शीतली सितकारी जो प्राणायाम है वो पित्त को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा काम करते हैं। योगा है, या कुछ रसायन च्यवनप्राश के थ्रू या आंवला कैंडी के थ्रू वहां पे दिए जाते हैं, या डाइट पथ्य फॉलो करना, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है अच्छे से बनी रहे, एंड रिकरेंस रेट जो होता है ना वो ना हो वहां पर। जैसे शीत पित्त कंडीशन से, सोरेसिस के कंडीशन से, फंगल इन्फेक्शन से रिकरेंस होता है, वो रिकरेंस वहां पे ना हो, इसलिए स्किन की इम्यूनिटी बहुत जरूरी होती है वहां पर। ओके। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट वहां पे देखने को मिलता है स्किन पे, हीलिंग में। ट्रीटमेंट या रिकरेंस रेट ना हो। अश्वगंधा, शतावरी, आमलकी या बला, बला बहुत अच्छा ड्रग है मांस धातु के लिए, एंड जब मांस धातु का बल मिलता है तो त्वक को बल मिलता है, स्किन को बल मिलता है वहां पर।
सो प्राण यानी कि प्राणायाम। जब प्राण जो होता है बेसिकली काम क्या करता है, तो मोबिलाइजिंग या कोऑर्डिनेशन का काम करता है, राइट। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेशंस, एक्टिविटी, सेंसरी या हायर लेवल पे न्यूरॉन्स का रेगुलेशन का काम करना। यानी कि जो हम गट ब्रेन एक्सिस का जो बोलते हैं हम रोल, एचपीए एक्सिस का जो रोल होता है, वहां पर उसको अच्छे से मेंटेन करना। सो प्राणायाम, योगा, रसायन, नस्य कर्म, तक्रधारा, शिरोधारा, ये वहां पर जो है अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट है सबसे जरूरी कॉज। हर एक पेशेंट का अलग कॉज हो सकता है आम के लिए, हर एक पेशेंट का। सब कुछ अच्छा है, उसका खाना अच्छा है, बट दिन में सोता है, सो डे स्लीप। रात्रि जागरण कर रहा है एक पेशेंट, उसके वजह से भी हो सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट निदान हर एक पेशेंट में देखने को मिलते हैं। विरुद्ध आहार सेवन कर रहा है तो उसके वजह से स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर फास्टिंग कर रहा है तो उसके वजह से भी जो है डिसीज देखने को मिल सकते हैं। सो निदान पंचक सभी को पता है कि अगर किसी डिसीज को डायग्नोस करना है तो उसमें उसके हेतु देखे जाते हैं, उसके पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय एंड संप्राप्ति। एंड देन हम उस संप्राप्ति को भंग करने के लिए एक ट्रीटमेंट जो है वहां पर देते हैं। डायरेक्टली कभी भी ट्रीटमेंट पार्ट पे नहीं आना है। हेयर फॉल यानी कि ये दे दो, डैंड्रफ है गंदा रसायन दे दो, नहीं। वो डैंड्रफ क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या चेंज करना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका डाइट कैसा होना चाहिए। अगर आप वहां पर उसको सुवर्ण युक्त अगर भी टैबलेट देते हो, बट उसका डाइट या लाइफस्टाइल अगर आपने चेंज नहीं किया, देन वहां पे रिजल्ट आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे देखने के लिए, या वहां पे रिकरेंस रेट जो होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। सो हेतु बहुत जरूरी होते हैं कि पेशेंट ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से ये सब हुआ, वो वहां पे देखना जरूरी होता है। नॉनवेज लेना 3 से 4 बार हफ्ते में, 3 से 4 बार जो नॉनवेज खाते हैं, एक बार नॉनवेज खाने के लिए 3 दिन लगते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। यानी कि आम अवस्था उसमें देखो कितना है, आमता कितनी है, आपको उस आमता पे वहां पर काम करना है। सो हर एक पेशेंट का अपना अपना एक कॉज होता है एंड उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वहां पे डिसाइड की जाती है। सो संप्राप्ति, एक डिसीज बट उसकी संप्राप्ति अलग अलग हो सकती है, राइट। सोरेसिस है बट हर एक पेशेंट का पैच का एरिया अलग हो सकता है, राइट। सो इफेक्ट एरिया अलग हो सकता है, किसी का हाथ इफेक्ट है, किसी का लेग है, किसी का पूरी बॉडी है, क्योंकि उनके दोषों के इम्बैलेंस के ऊपर होता है। जितने लेवल पे वो बढ़ेंगे उतने लेवल पे वो देखने को मिलेगा। जितने लेवल पे वो एक पॉजिटिव फैक्टर अगर सेवन करेंगे, एक निदान का सेवन करेंगे, उतने लेवल पे वो हमें देखने को मिलता है। सो संप्राप्ति हर एक डिसीज में, हर पेशेंट में जो है डिफरेंट देखने को मिलती है। भले सोरेसिस हो, बट पेशेंट टू पेशेंट हर एक की संप्राप्ति डिफर करती है, इसलिए ट्रीटमेंट में भी चेंजेस जो है जरूरी होते हैं। देन षट क्रियाकाल, तो 6 स्टेजेस है, सभी को पता है। संचय यानी कि दोष जहां पे संचित होने लगती है, उनके डाइट एंड लाइफस्टाइल, राइट। उसी की वजह से ही सब कुछ चालू होता है। अगर उसी में ही आप चेंजेस कर देते हो तो यानी कि आगे का जो कनेक्शन है वो अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। यानी कि आपके ट्रीटमेंट को और भी ज्यादा बूस्ट मिल जाता है। सिर्फ मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं करना है, डाइट, लाइफस्टाइल, आहार विहार, मानस, ये सभी को फोकस करके हमेशा ट्रीट करना है।
संचय होता है एक्सेस लेवल पे होता है प्रकोप, और एक्सेस होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होता है यानी कि बॉडी में ट्रैवल करता है, ट्रैवल करते हुए उसको एक जगह मिल जाती है जहां पे वो रुक जाता है, एंड रुकने के बाद कुछ दिन वो वहां पे रुकता है, एंड देन एक डिसीज को डेवलप करता है यानी कि व्यक्त हो जाता है। अगर उसको उस टाइम पे भी ट्रीट नहीं किया गया तो वो कॉम्प्लिकेशन में जाता है यानी कि क्रोनिसिटी में चला जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए ही उतना टाइम लगता है। तुरंत हम कोई भी स्किन डिसीज ट्रीट नहीं कर सकते या हेयर डिसीज हम ट्रीट नहीं कर सकते। यस, आप उसको रिलीफ दे सकते हो बट ट्रीटमेंट के लिए टाइम लगता है। हर एक पेशेंट का मांस धातु अलग है, उसकी त्वक अलग है, हर एक का टाइम ड्यूरेशन अलग होता है, आप किसी को भी डिफाइन नहीं कर सकते वहां पर। सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है और सबसे बड़ा स्टेप होता है आपके ट्रीटमेंट का, तो निदान परिवर्जन। इसके बिना कभी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट नहीं करना है। स्रोतस यानी कि हमारा चैनल सिस्टम, जिसके थ्रू हमारा पूरा न्यूट्रिशनल पार्ट, नरिशमेंट पार्ट जो होता है, माइक्रो मैक्रो चैनल्स तक जो है सर्क्यूलेट करता है। हेयर के अगर आपने देखा होगा तो हेयर रूट होता है, वहां पे जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत माइक्रो लेवल पे होता है। यानी कि उस हेयर को अगर उसका थिकनेस आपको बढ़ाना है, आपको उस पे उतने लेवल तक काम करना पड़ेगा। आप उसको 15 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट नहीं दे सकते, उतने लेवल पे आपको उसको प्रॉम्प्ट मेडिसिन देना होता है, क्योंकि वहां पे माइक्रो सर्कुलेशन होता है, इसलिए वहां पे एक्सटर्नल थेरेपीज काम करते हैं, इंटरनल थेरेपीज काम करते हैं, लोकली एक्टिवेशन होता है फॉलिकल्स का, एंड वहां पे न्यूट्रिशनल सप्लाई बढ़ता है, इंटरनली भी जाता है एक्सटर्नल जाता है, एंड वहां पे ट्रीटमेंट जो है बूस्ट होता है, वहां पे 15 डेज में, 45 डेज में जो है वहां पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अगर चैनल्स या स्रोतस में अगर ब्लॉकेज हो गया तो नरिशमेंट पार्ट ट्रैवल करता नहीं है, सेम ड्रग डिलीवरी भी प्रॉपर नहीं होती। अभी हम क्या सोचते हैं कि हेयर फॉल है यानी कि अस्थि पोषक वटी वहां पे दे देते हैं, बट अस्थि पोषक वटी को डाइजेस्ट करने के लिए स्रोतस में उतनी कैपेसिटी है क्या, पहले वो चेक करो। अगर वो नहीं है तो आपके अस्थि पोषक टैबलेट को वो डाइजेस्ट नहीं करेगी, तो अस्थि का पोषण कैसे करेगी वो। हमेशा पहले अग्नि स्रोतस को क्लियर करना है, धातु अग्नि को क्लियर करना है, जाटर अग्नि को अच्छा करना है, देन पोषण वाले मेडिसिन वहां पे यूज करने हैं। या रसायन वटी है, कब यूज करना है, जब ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज नहीं होगा तो ही उसका डिलीवरी जो होगा हर एक धातु में अच्छे से जाएगा, एंड जब वो ट्रैवल करेगा फ्रॉम धातु 1 to 2, तो वहां पे उसका जो काम है या उस ड्रग का जो काम है नरिशिंग का, वो अच्छे से वहां पे करेगा। आप डायरेक्टली अश्वगंधा दे रहे हो या शतावरी दे रहे हो या लाक्षा दे रहे हो, बट क्या उसमें उतना कैपेसिटी है क्या स्रोतस में कि वो उसको प्रॉपर डाइजेस्ट कर सके या उसको आगे जो है कन्वर्ट कर सके उसके डेस्टिनी तक, या जो हमें उस मेडिसिन से काम कराना है उसके लिए। देन पंचकर्मा सभी के लिए डिफरेंट होता है। अगर किसी का कफ बड़ा है तो बेसिक वहां पे वमन दिया जाएगा, किसी का पित्त है तो वहां पे विरेचन दिया जाएगा, वात बड़ा है तो वहां पे बस्ती दी जाएगी, एंड उसमें भी डिसाइड किया जाता है कि उसका सत्व कैसा है। सत्व, अगर सत्व अच्छा नहीं है तो उसको वमन विरेचन को नहीं लिया जाता, फिर सत्व भी वहां पे मैटर करता है। नस्य जो बेसिकली ऊर्ध्व जत्रुगत विकार होते हैं निशा काल में, यानी कि नाइट के टाइम पे जो है वहां पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो ब्रेन पे भी काम करेगा क्योंकि शीर, नस्य और शीर का जो है कनेक्शन होता है। वहां पे वो डायरेक्टली काम करेगा, वो ब्रेन, गट एंड ब्रेन एक्सिस पे, एंड जब वो अच्छे से हो जाएगा तो उसका पूरा जठर अग्नि का जो साइकिल है वो भी अच्छे से वहां पर हो जाता है। एंड रक्त मोक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है।
विरेचन एंड रक्तमोक्षण बहुत इंपॉर्टेंट कर्म होते हैं एक स्किन डिसीज में बेसिकली, क्योंकि जब तक पित्त एक्यूमुलेट नहीं होता है तब तक रक्त की दुष्टि नहीं होती है। और पित्त एक्यूमुलेट होना यानी कि क्या, एक्सेस लेवल पे बढ़ जाना। अभी एक्सेस लेवल को आप शमन नहीं कर सकते उसको बॉडी के अंदर, उसको आपको बॉडी के बाहर निकालना होता है। सो उसको बॉडी के बाहर निकालने के बाद जो है वहां पर हम अच्छे से जो है रसायन चिकित्सा वहां पे कर सकते हैं। पंचकर्मा से पहले पूर्व कर्म बहुत जरूरी होता है। रुक्षन पाचन चिकित्सा, स्नेहन स्वेदन चिकित्सा। उसे क्या होता है, तो स्रोतस जो है जब वो स्नेहन लेता है या घृतपान करता है तो जो भी आम है जो वहां पे बैठ गया था एक जगह पे जाके वो लूज हो जाता है, वो सर्कुलेट होने लगता है ब्लड में, राइट। फिर स्वेदन होता है एंड उसको लाते हैं हम कोष्ठ में, एंड फिर उसको हम वमन या विरेचन के द्वारा जो है बाहर निकाल देते हैं। मन चिकित्सा। सो बेसिकली प्रज्ञापराग जो है आजकल काफी चल रहा है कि हमें पता है बट फिर भी लोग कर रहे हैं। एक तो वेग धारण, बहुत ये पेशेंट को पूछना है वेग धारण होता है क्या, जिनका ऑक्यूपेशन है। इवन जो हाउसवाइफ होते हैं उनका भी होता है, शुदा वेग धारण होता है, मूत्र पुरुष इनका वेग धारण होता है। तो वहां पे वो पूछना है, अगर ऐसा कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे ट्रीटमेंट दी जाती है। फिर काम है यानी कि पित्त को बढ़ाएगा, एंगर है पित्त को बढ़ाएगा, दुखी है दुख है तो वात को बढ़ाएगा, लोभ त्रिदोष को इम्बैलेंस करेगा, फियर है वात को बढ़ाएगा। यानी कि मानसिक जो भी इमोशनल जो भी कॉजेस होंगे वो हैम्पर करेंगे हमारे गट ब्रेन एक्सिस को। और ये सभी के डे टू डे लाइफ में है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो फील होता है, फियर है, सभी को, सभी रैट रेस में एक है कि सभी को आगे बढ़ना है, चिंतन करते रहते हैं कंटिन्यू। तो उसके साथ वहां पे हमें प्राणायाम जो है या सत्वावजय चिकित्सा जो है वो वहां पर दी जाती है। सो पेशेंट का जो कॉज है ना वो बहुत जरूरी होता है कि इसके पीछे क्या कॉज हो सकता है, ट्रीटमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। यानी कि वहां पे फिर युक्ति जो है यूज की जाती है, एंड वो ही एक आर्ट है ट्रीटमेंट देने के लिए। प्रकृति क्या है उसकी, विकृति क्या हुई है, दोनों को बैलेंस करके आपको ट्रीटमेंट देना है। अग्नि मांद्य हुआ है या अग्नि तीक्ष्ण हुई है, आखिर अग्नि को क्या हुआ है। आम है, कितने लेवल पे आम है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, बल कैसा है उसका, इम्यूनिटी कैसी है उसकी, कौन से देश में वो रहता है, अनूप है, जांगल है या साधारण है। साधारण देश में आके अगर वो सरसप तेल ले रहा है तो वो सोरेसिस का कॉज होगा वहां पर। काल बहुत जरूरी है, अगर ऋतु के अकॉर्डिंग वो शरद ऋतु काल है उसमें वो अगर पित्त का जो है पित्त वाले पदार्थ जो स्पाइसी है या हरी मिर्च है कंटिन्यू खा रहा है तो उससे पित्त बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में उस टाइम पे पित्त बढ़ता है। स्रोतस में अवरोध हुआ है क्या या क्षय हुआ है क्या, अग्नि तीक्ष्ण होने से क्षय हो जाता है यानी कि न्यूट्रिशन सप्लाई ही कम हो जाता है। मन चिकित्सा, मन का क्या रोल है। सो ये सभी को देख कर फिर एक ट्रीटमेंट जो है वहां पे प्लान किया जाता है हर एक पेशेंट के लिए। सो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। ये हमारा कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन सौंदर्य विज्ञान जो कि अटैब लेवल 3 रजिस्टर्ड है, एंड ये 2 मंथ ऑनलाइन कोर्स है जिसमें 24 लेक्चर्स है प्लस वहां पे 10 एक्सपर्ट लेक्चर्स है जो 20 अगस्त से चालू होगा। वीकली 4 लेक्चर्स होंगे इसके, संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे, टाइमिंग 9 to 10 होंगे जिसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगे 1 ईयर तक। एंड 3 डेज ऑफलाइन बैच होगी दिसंबर में जो कि प्योरली प्रैक्टिकल होता है। ऑनलाइन में सारा थियोरी पार्ट कवर किया जाता है स्किन और हेयर रिलेटेड, एंड ऑफलाइन में उसी का प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो वहां पे देखा जाता है।
सो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। जो क्वेश्चंस होंगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ डॉक्टर पल्लवी, मैं पूछना चाह रही थी, जहाँ साम हम्म होता है वहां पे कफ हम्म का अनुबंध तो सोचेंगे ही ना। साम होता है। हाँ, जो हाँ, जैसे दोष साम अवस्था में होता है तो कफ का अनुबंध तो सोचेंगे ही। होता है क्योंकि कफ, आम और रस, रस, कफ और आम, ये तीनों का संबंध होता है साथ में। ये जो पूरी बॉडी पे तिल होते हैं, हम्म। आफ्टर 40 और ज्यादा होने लगते हैं, तो यस। उनको हम किस तरह से क्या सोचें? बेसिकली तिल होना बात यानी कि क्या, कि एक ब्लैक डिस्कलरेशन होता है, उसको एक तिल फॉर्म मिल जाता है। तो वहां पे वात के वजह से बात होता है, क्योंकि वो एज भी वात की होती है एंड वो वात के वजह से ही ब्लैक डिस्कलरेशन आता है। रेड फॉर्म होगा तो पित्त की वजह से होगा, बट वो ब्लैक है सो वात की वजह से आता है। लेकिन वो चाहे वस्ती दे दो फिर भी कंट्रोल ही नहीं होते। साल में एक बार वो वस्ती देते हैं फिर भी कंट्रोल में नहीं हो रहे। बेसिकली उनको स्नेहन लगता है, कंटिन्यू ऑयलिंग वहां पे लगेगा। एंड जो मेडिसिन्स है, दशमूल है, यष्टि, जो घृत है या शतावरी घृत बेसिकली वहां पे काम करता है, क्योंकि अगर फीमेल है तो मेनोपॉज वाला एज होता है तो यूटेरस को बल दिया जाता है वहां पर, तो वो वैसे काम करते हैं, तो वहां पे वो मेडिसिन्स कंटिन्यू थोड़े रखने होते हैं। शतावरी घृत या च्यवनप्राश जैसा रसायन चिकित्सा कंटिन्यू रखने पड़ते हैं। और इसको टाइम लगता है, जो तिल कालिका जो वो होता है ना पूरे बॉडी पे, उसको टाइम लगता है। क्योरेबल है ये? क्या है? ट्रीटेबल है क्या? इट्स ट्रीटेबल, आप कर सकते हो। बेसिकली अगर कम एरिया है तो अपामार्क क्षार यूज किया जाता है, तो उससे भी रिजल्ट अच्छे आते हैं। या अपना कॉटरी पेन यूज किया जाता है, बट रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं अगर पेशेंट अच्छे से लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करता तो। कॉटरी पेन यूज कर सकते हैं, अपामार्क क्षार भी यूज कर सकते हैं उसको निकालने के लिए, हो जाता है वो 3 से 4 सेटिंग में हो जाता है। बट रिकरेंस नहीं होना चाहिए, उसके लिए पेशेंट को डाइट एंड लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है अच्छे से। हम्म हम्म, हम्म। रिकरेंस है उसका। ओके। इस कोर्स में सोरेसिस, एक्जिमा जैसे डरमेट के डिसीज भी लेते हैं क्या? यस। ये जो कोर्स है इसमें स्किन कॉस्मेटिक भी है, डरमेट भी है और हेयर भी है। एवरी पॉइंट व्यू से इसको लिया गया है, इसके लिए इसका नाम सौंदर्य विज्ञान रखा है। रुक्षन पाचन के लिए क्या देना है? जब आप रुक्षन पाचन चूज करते हो तो वहां पे आरोग्य वर्धिनी टैबलेट आप दे सकते हो, बट उसके लिए उतना कफ या क्लेद अवस्था स्ट्रांग चाहिए। अदरवाइज आप रसपाचक, त्रिफला, गुग्गुल एंड गंधर्व हरित की भी दे सकते हो। दीपन पाचन के लिए चित्रक आदि वटी दे सकते हैं क्या? यस, दे सकते हो। चित्रक आदि वटी बेसिकली कब देना है? थोड़ा सा मॉडरेट अवस्था में, यानी कि अग्निमांद्य काफी ज्यादा जब होता है तब वहां पे आप दे सकते हो, क्योंकि चित्रक अग्नि तीक्ष्ण कर देता है इसलिए। स्टार्टिंग में आप आम पाचक वटी दे सकते हो, दो 2 टैबलेट्स आफ्टर फूड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें क्लेद अवस्था है, आम भी ज्यादा है, देन चित्रक आदि वटी आप यूज कर सकते हो। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कीजिए। ओके। ल्यूकोडर्मा कवर होगा तो यस, ल्यूकोडर्मा भी कवर होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कवर होंगे इसमें, स्किन रिलेटेड। जहां जहां जड़त्व, गौरव, आलस्य है उसको ही आम कंसिडर करना है क्या? यस, आम ही कंसिडर करना है उसको। आम की दुष्टि होती है, रस की दुष्टि होती है और कफ की दुष्टि होती है। सो रसपाचक टैबलेट जो है वहां पे अच्छा काम करता है। और आम की संचिति किसके वजह से होती है? तो जहां पे बेसिकली विरुद्धार सेवन जो होता है, जो बाहर का जो अभी जंक फूड है, बर्गर पिज्जा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, सो इट्स विरुद्धाहार जो होता है, या कॉफी ले रहे हैं, सो वहां पे क्या होता है?
वो एक छोटे छोटे इसमें प्रमाण में या प्रपोर्शन में जो है विष की संचिति होती है बॉडी में, राइट। गर्भ विष संचित होना, तो वहां पे दूषी विषारी अगध भी काफी अच्छा काम करता है। पालित्य की चिकित्सा, बेसिकली पालित्य जो है किसके वजह से हुआ है वो वहां पे देखने का है। अगर अग्नि मांद्य है तो भी मेटाबॉलिज्म डिफर करता है, कलरिंग हैम्पर होता है। और अग्नि अगर तीक्ष्ण है तो भी वहां पे कलरिंग हैम्पर होता है। सो वहां पे जो है धातु पाचक से ट्रीट करना है एंड अनुलोमन कंपलसरी होता है, क्योंकि पित्त बिगड़ा होता है, क्योंकि पित्त की वजह से कलरिंग होता है, यानी कि पित्त एक्सेस हुआ है, उस पित्त को पहले आपको बाहर निकालना है। तो विरेचन दे दो या फिर उसको थोड़ा सा जो है डेली अनुलोमन चालू कर दो। रसपाचक कितने दिन यूज करना है? आप 45 डेज आप रसपाचक यूज कर सकते हो, बट 15-15 डेज पे उसको फॉलोअप के लिए बुलाना है। बेस्ट आम पाचक वटी कौन सी है? वैद्यनाथ फार्मेसी की आप यूज कर सकते हो। मैम मल्टीपल साइड में इचिंग एंड पैचेस है तो रक्त मोक्षण कहाँ से करना चाहिए? अगर मल्टीपल पैचेस है यानी कि सार्वदेहिक है तो वहां पे स्काल्प वेन सेट यूज करना चाहिए। और अगर पैच लिमिटेड है, 2-3 ही है, देन वहां पे लीच थेरेपी यूज करो। सार्वदेहिक है तो प्रॉपर घृतपान करना है, उसको 3 दिन घी पिलाना है, उसको 30 ml एंड थर्ड डे को सीरा वेद करना है, क्योंकि सार्वदेहिक है तो सार्वदेहिक रक्त मोक्षण चाहिए होता है उसको। मैम मेनोपॉजल वुमेन में डार्क टैनिंग ऑफ स्किन स्पेशली हैंड्स फुट फेस और ड्राइनेस को क्या कंसीडर करेंगे, कैसे ट्रीट करना है? बेसिकली मेनोपॉजल एज है, यानी कि वात, एक तो वात की दुष्टि ऑलरेडी होती है, वात वहां पे ऑलरेडी बॉडी में बढ़ता है, यानी कि वात को शमन करने वाले वहां पे ट्रीटमेंट चाहिए। अगर वहां पे ब्लैक डिस्कलरेशन लग रहा है, थोड़ा सा थिक अगर स्किन लग रहा है, तो स्क्रैपिंग पेपर आता है, एकदम माइन्यूट बारीक नंबर का आता है, वो थोड़ा सा घर्षण चिकित्सा करके वहां पे लोकली एप्लीकेशन लगाना है। घृत लगा देना है वहां पर, यष्टि घृत आप लगा सकते हो वहां पर। एंड ऑयलिंग वहां पे कंटिन्यू चाहिए। बस्ती दे दो वहां पर, बस्ती चलेगा। अ, अ, शतावरी घृत डेली उनको स्नेहपान के लिए देना है, डेली 1 चम्मच, और नाभि पूरन भी देना है। उससे एक मतलब ऑलमोस्ट कंटिन्यू जब रखते हैं तो उनका ड्राइनेस जो है वो कम हो जाता है, काफी हद तक और काफी अच्छा कम हो जाता है। विच घृत? यष्टि घृत, यष्टि घृत सब मेरा फेवरेट घृत है, इट्स ऑल राउंड। वेरिकोज वेन अल्सर्स के बाद जो डिस्कलरेशन आता है उसको कैसे मैनेज करना है? ओके, सो बेसिकली जो डिस्कलरेशन वाला जो पार्ट होता है ना, वो हमेशा स्क्रबिंग करके ही निकलता है। तो स्क्रबिंग में भी टाइप्स होते हैं, अभी जैसे आपने पारिजातक का पत्र देखा होगा, अभी मोस्ट ऑफ द सभी के घर में आसपास होता है, तो वो पारिजातक पत्र से भी आप स्क्रैपिंग कर सकते हो, बट वो स्किन थिक चाहिए तो ही आप स्क्रैपिंग कर सकते हो। अगर स्किन थिक नहीं है, पूरा स्किन के लाइनिंग के साथ है, तो वहां पे उद्वर्तन यूज करना है, डेली एज अ स्क्रब यूज करना है उद्वर्तन पाउडर। बट वहां पे स्क्रबिंग चाहिए, जो डिस्कलरेशन होता है उसके लिए स्क्रबिंग चाहिए होता है। एंड स्क्रबिंग करने के बाद वहां पे घृत एप्लीकेशन चाहिए। रक्त मोक्षण के पहले घृतपान क्या? ओके, रक्त मोक्षण के पहले आप महातिक्त घृत या तिक्त घृत दे सकते हो। देन स्क्रैप पेपर, यस, स्क्रैपिंग पेपर आता है, एकदम बारीक छोटा नंबर का आता है, वो यूज कर सकते हो, या फिर पारिजातक के पत्र यूज कर सकते हो। जैसे कि ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ नेक हो जाता है, राइट, तो वहां पे उसको आप यूज कर सकते हो। या घुटने जो नी एरिया होता है वहां पे ब्लैक डिस्कलरेशन होता है, वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। सिर्फ स्क्रैपिंग करते टाइम फर्स्ट टाइम थोड़ा सा धीरे करो, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे आप फिर उसको समझ जाओगे या ट्रेन हो जाओगे। तो स्टार्टिंग में उसको स्लोली करना है। ओके, और कोई क्वेश्चन?
सिंस 2 year अराउंड आईज. ओके, अराउंड आईज यानी कि अंडर आई डार्क सर्कल्स. सो बेसिकली जो डार्क सर्कल्स होता है उसके लिए नस्य जरूरी होता है, वहां पर नस्य ट्रीटमेंट देना है वहां पर. एंड नाभि पूरन एंड अनुलोमन. एक तो वहां पे या तो आप माधुतेली का बस्ती दे दो पेशेंट, अगर उसके लिए रेडी नहीं है तो वहां पर आप गंधर्व ऋतिकी, आरगवत, कपिला या त्रिवृत्तलेह में से कोष्ठ के अकॉर्डिंग आप उसको अनुलोमन दे सकते हो. ब्लैक डिस्कलरेशन अराउंड द आईज तभी होता है जब वात एक्सेस लेवल पे हैम्पर होता है, राइट? तो ही होता है एंड उसको टाइम लगता है. अभी हमारा जो है क्रीम भी है, अंडर आई क्रीम, वो भी आप यूज कर सकते हो. ट्रीटमेंट फॉर इचिंग इन लाइकेन प्लानस. अभी लाइकेन प्लानस अगर आप सोच रहे हो तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो वहां पे पहले आपको शोधन करना पड़ेगा. शोधन के बाद ही आप उस पे फिर रसायन ट्रीटमेंट के लिए जाओ. ओके, डायग्नोसिस एक ही रखना है, आयुर्वेद डायग्नोसिस और मॉडर्न ट्रीटमेंट फिर वैसे ही होता है. मेरे सभी डायग्नोसिस बेसिकली आयुर्वेद होते हैं. ओके, स्क्रैपिंग डे 1 सेटिंग कितनी देर करना है? इट्स कितनी देर करना है ऐसे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो. 5 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा. मतलब 2 मिनट भी काफी होता है स्क्रैप करने के लिए. मेलेज्मा, मेलेज्मा में भी बेसिकली अभी हम जो है एक्सटर्नली माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं. तो मार्क्स जो होता है वो कलर वो फेंट हो जाता है, पूरा मेलिज्मा नहीं जाता है, फेंट होता है. 4 years की लड़की है, इंद्रलुप्त है, तो क्या करे? ये फ्रॉम बर्थ है. ओके, फ्रॉम बर्थ है. ओके, तो अगर बर्थ से है तो वहां पर आप एक्चुअली प्रच्छन्न कर्म ट्राई कर सकते हो, अगर करने देती है वो तो. अदरवाइज आप उसको डेली है ना स्क्रब दे दो, हेयर स्क्रब. त्रिफला और यष्टि को स्क्रब करने के लिए दे दो तो भी चलेगा. हाउ टू ट्रीट द कॉन्स, अग्निकर्म. विच क्रीम? अंडर आई क्रीम निर्विकार के फार्मेसी में है. थायराइड में हेयर फॉल का कैसा विचार करें? उसके लिए एक्सपर्ट लेक्चर है एक्चुअली हमारे कोर्स में, तो वो ज्यादा अच्छे से सिखा पाएंगे आपको. बेसिकली वो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, तो वहां पे मेटाबॉलिज्म का रोल प्ले होता है. हाउ कैन वी डू कोरिलेशन ऑफ लाइकेन प्लानस? कोरिलेट नहीं करना है किसी भी डिसीज को. मॉडर्न पैथोलॉजी ने उनके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया है, हमारे पैथोलॉजी से हम उसका नाम देते हैं. और हमारा नाम कैसा होता है, तो वात पित्त एंड कफ के दोषों के ऊपर नाम दिया जाता है उसको. वैसे भी चरक में कहा गया है कि बहुत सारे व्याधियां है, अनुक्त व्याधि, उनको आप आपके अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो. पीसीओडी रिलेटेड एक्ने प्रॉब्लम, यस, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है. इट्स एक्सपर्ट्स लेक्चर्स लेने वाले हैं हमारे इसमें वो. इचिंग के लिए बेस्ट औषध, अगर इचिंग हो रहा है तो गंधक रसायन काफी अच्छा काम करता है इंटरनली. और एलर्को एक टैबलेट है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, वो भी अच्छा काम करती है. अराउंड आईज स्क्रैपिंग कर सकते हैं क्या, किससे? नहीं नहीं, वहां पे स्क्रैपिंग नहीं, वहां पे नरिशमेंट चाहिए. जैसे कि दूध है या एलोवेरा जेल है या कुकुम्बर है, वो नरिशमेंट चाहिए होता है, हाइड्रेशन चाहिए होता है बेसिकली वहां पर. मेलेज्मा ट्रीटेबल है क्या आयुर्वेद से? रिजल्ट ओरिएंटेड, यस, मेलेज्मा ट्रीटेबल है, बट 100% नहीं होता है, फेंट हो जाता है मार्क्स. बट इट्स रिवर्स बैक, वो कंडीशन वहां पे नहीं होती है. क्योंकि अगर पेशेंट में स्ट्रेस बढ़ता है तो डिस्कलरेशन बढ़ जाता है, अगर उसके मेंसेस इरेगुलर होते हैं तो डिस्कलरेशन बढ़ जाता है. सो वहां पे ये दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट जाता है. व्हाट वुड बी जनरल स्किन रूटीन फॉर टीनेजर्स? कुछ नहीं करना है, फेस वॉश करना है 2 टाइम जब भी बाहर से आते हैं. फेस वॉश के लिए अपना आयुर्वेदिक पाउडर यूज करना है, त्रिफला एंड यष्टि, एंड लोकली एप्लीकेशन करना है. ऑयली स्किन अगर नहीं है तो ग्रुथ का करो, और अगर ऑयली स्किन है तो एलोवेरा जेल अप्लाई करो. नेत्र तर्पण के लिए त्रिफला ग्रुथ कैसे काम करता है? त्रिफला का नाम ही चक्षुष्य बोला है, वो उसी से ही काम करता है, उसके प्रभाव से. Where there is okay, what is APLA syndrome where there is recurrent abortion? Okay,
अभी मेरा तो जो मेन फोकस है वो कॉस्मेटिक रिलेटेड है। इन एनी टाइप ऑफ इचिंग, ओनली गंधक रसायन, हम सीवियर इचिंग में भी खदीर अरिष्ट भी काम करेगा वहां पे अच्छे से। सीवियर इचिंग है तो आम पाचक वटी एंड खदीर अरिष्ट आप दे सकते हो क्योंकि आम अवस्था होती है। हाउ टू ट्रीट वेस्क्यूलाइटिस, अभी इन सभी का आंसर हम हमारे लेक्चर्स में देंगे। ओके, नहीं तो फिर हमारा यहाँ पे इंडाइजेशन हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। आई होप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। एक लास्ट डॉक्टर पल्लवी, आपका अंडर आई क्रीम कितना ज्यादा इफेक्टिव है? कितने दिन यूज करना होता है? सिर्फ आप लोकली अगर सोच रहे हो तो लोकली उसका रिजल्ट जल्दी से नहीं मिलता है, इंटरनली ट्रीटमेंट चाहिए ही होता है आपको। हाँ, इंटरनली चल रहा है। ओके, सो आप यूज करके देखो क्योंकि हर किसी का मांस धातु अलग होता है, हर किसी का त्वक धातु अलग होता है, उपधातु। जैसे आप देते हैं रेगुलर, उसमें तो कितने दिन में? हाँ, अभी डिपेंड है। अभी पेशेंट का अगर न्यूली डेवलप हुआ है तो 15 डेज में भी रिजल्ट आ जाते हैं, 1 मंथ में भी आ जाते हैं। डिपेंड है कितना टाइम हो चुका है, या वो आपका मेडिसिन देने के बाद उसका लाइफस्टाइल कितने अच्छे से फॉलो कर रही है। डिपेंड होता है, हर एक इसका अपना अपना। ओके, सो थैंक यू लेक्चर के लिए। वापिस मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। अभी ये वीक में वापिस से एक लेक्चर होगा, वापिस मिलेंगे हम उस लेक्चर में। ओके, चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। रिकॉर्डिंग का मुझे पूछना पड़ेगा, मैं पूछती हूँ। मेरे जो एक्चुअली लेक्चर स्टार्ट होंगे उसके रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगे, वो कोर्स के, ये पूछना पड़ेगा मुझे। ओके, चलेगा, यस। बाय, गुड नाइट।